हेलो फ्रेंड्स, आर के शिक्षा जंक्शन पर आप सबका स्वागत है। हम लोग ज्योमेट्री के इस सेशन में सर्किल की ज्योमेट्री देख रहे थे, जिसमें सर्किल क्या होता है, मीन्स सर्किल की डेफिनेशन क्या होती है, और उसमें हम लोगों ने रेडियस, सरकमफ्रेंस मीन्स आपका परिधि और त्रिज्या, और आपका चक्रीय चतुर्भुज कैसे बनता है किसी भी सर्किल में, इससे रिलेटेड, और स्पर्श रेखाएं, जीवा, इससे रिलेटेड कुछ ज्योमेट्री को इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा हुआ है। अब इस वीडियो में हम लोग वृत्त से संबंधित कुछ ऐसी थ्योरम्स, यानी कि हिंदी में बोलते हैं प्रमेय, जो एक फैक्ट के रूप में आप इसे यूज कर सकते हैं। फैक्ट के रूप में कहने का मतलब है एक तथ्य, जहां पर भी आपको अपने न्यूमेरिकल में इस तरह की चीजें दिखेंगी, आप डायरेक्ट अपने फैक्ट को यूज करिएगा और अपने आंसर्स को टैकल करिएगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कुछ हम लोगों ने जीवा और स्पर्श रेखा से रिलेटेड थ्योरम्स को इससे प्रीवियस वीडियो में देख लिया है। उसके आगे को कंटिन्यू करते हुए आइए कुछ और थ्योरम्स को देखते हैं, मीन्स जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रमेय। तो सबसे पहले हमारे पास है कि अगर किसी वृत्त में, ठीक है, किसी वृत्त में दो जीवाएं बराबर हों, तो जीवा देखिए ये क्या है आपके पास, अगर आपके पास जीवा ए बी इक्वल टू जीवा क्या है सी डी। फिर से सुनिए, किसी वृत्त में अगर दो जीवाएं आपकी लेंथ जो है, लंबाई आपकी अगर बराबर हो, कहने का मतलब है ए बी इक्वल टू सी डी हो, तो ये केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होंगी। ठीक है, केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होंगी, कहने का मतलब है ओ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ एफ। होप सो बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोगों के पास है कुछ इसी का ही थोड़ा सा आपके पास मॉडिफाइड रूप है। ये वाला कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी जीवा जो है केंद्र से, इसी का उल्टा रूप देख लें, या आपके पास कहा जाए दो सर्वांगसम वृत्त। सर्वांगसम वृत्त कहने का मतलब क्या है कि इनकी रेडियस आपस में बराबर होंगे, इनके सरकमफ्रेंस एंड रेडियस आपस में इक्वल होंगे। कहने का मतलब है ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या और परिधि आपस में बराबर हो, तो वो क्या कहलाएगी, सर्वांगसम वृत्त, यानी कि बराबर वृत्त कहें। एक वृत्त दूसरे के ऊपर रखेंगे तो आपस में एक दूसरे को क्या कर लेगा, ढक लेगा पूर्णतया। तो कहा जा रहा है कि अगर कोई सर्वांगसम वृत्त, दो सर्वांगसम वृत्त हैं जिसमें अगर जीवा दो खींची जाए, तो जीवा से केंद्र की दूरी अगर बराबर हो, O1 E इक्वल टू O2F, ठीक है, ये दूरी आपकी अगर बराबर हो तो हमारी जीवाएं आपस में बराबर होंगी। ठीक है, इस वाली थ्योरम्स में मैंने कहा कि एक ही वृत्त पर खींची गई दो जीवाएं अगर बराबर हैं तो उनकी केंद्र से दूरी बराबर होगी। अब यहाँ पर कह रहे हैं दो सर्वांगसम वृत्त, अर्थात ऐसे दो वृत्त जिनकी त्रिज्या और परिधि बराबर हो, तो उनमें खींची गई जीवाएं, दोनों वृत्तों में खींची गई जीवाएं अगर केंद्र से बराबर दूरी पर हैं, तो जीवाओं की लंबाई जो है आपकी क्या होगी, बराबर होगी। इसका मतलब क्या है, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा सी डी। ठीक है, ए बी ये आपकी जीवा, कॉर्ड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, ये आपके क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर थोड़ा सा इंग्लिश के टर्म में बात यूज करें तो आपकी जो सेंटर से कॉर्ड की लेंथ है, किसी भी दो सर्किल के, आपका कॉन्ग्रुएंट सर्किल की बात कर रहे हैं। कॉन्ग्रुएंट सर्किल मींस दैट ऐसा सर्किल जिसकी रेडियस एंड सरकमफ्रेंस आपस में इक्वल हो, तो कहें कि अगर उनके सेंटर से कॉर्ड तक की लेंथ, सेंटर से कॉर्ड तक की लेंथ अगर इक्वल है, तो कह सकते हैं दोनों कॉर्ड की लेंथ भी आपस में इक्वल होगी। होप सो बात समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट की बात करें। अगर कोई एक जीवा है, देखिए ये आपकी कॉर्ड है, ठीक है, कॉर्ड ए बी, कॉर्ड आपके पास क्या है ए बी, कॉर्ड ए बी से अगर ये देखिए ओ सेंटर है, सर्किल का सेंटर ओ है, और ये सरकमफ्रेंस पर कुछ भी लीजिए, माना डी पॉइंट ले लिया, तो आपके पास इस सेम कोण से सर्किल के सेंटर और परिधि पर बने कोण के बीच में रिलेशन दिखाना। अगर मानिए ये कोण हमारे पास x है और ये y है, तो समान जीवा से केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। ठीक है, फिर से बात को सुने,
एक ही जीवा से खींचा गया केंद्र पर कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। इसका मतलब आपके पास जो होगा 2y = x हो जाएगा। ठीक है, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। परिधि पर कौन सा कोण बना है आपका? y। ठीक है, देखिए जीवा लेकिन आपकी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अब ये कोण चाहे ये हो, चाहे आपके पास यहाँ पर कोई दूसरा कोण हो जाए, z हो जाए, चाहे आपके पास कोई कोण थीटा हो जाए। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्या? चाहे आपको 2z = x, 2θ = x। लेकिन आपको जो सबसे मेन पॉइंट याद रखना है कि जीवा क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। जीवा आपकी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो एक बार फिर से सुन लें, एक समान जीवा से केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट था। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखें कि किसी सेम कोण से, मतलब कॉमन जीवा, कोई एक जीवा है, इससे परिधि पर अंतरित कोण आपस में बराबर होते हैं। देखिए ये सब आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, लेकिन याद रहे जीवा आपकी एक ही जीवा से खींची गई हो। तो माना ये आपके पास अल्फा, बीटा, गामा, तो आपके पास एंगल अल्फा = एंगल बीटा = एंगल गामा हो जाएगा। इस तरह से अगर और भी आप खींचते हैं, सपोज दैट ये थीटा है, और भी कुछ खींच लीजिए, फाई खींच लीजिए। ठीक है, = एंगल थीटा = एंगल फाई। कहने का मतलब है कि किसी एक जीवा से परिधि पर एक ही तरफ, याद रखें एक ही तरफ, परिधि के एक ही जीवा से एक ही तरफ, मतलब एक वृत्तखंड। ये देखें, अगर आपकी कोई जीवा खींचती है तो ये आपके पास लघु वृत्तखंड होगा, लघु वृत्तखंड, और ये आपका क्या हो जाएगा? दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। इस बात को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि कोई भी जीवा आपके वृत्त को 2 भागों में डिवाइड करती है। अगर जो छोटा भाग होता है वो आपका लघु वृत्तखंड कहलाता है, और जो बड़ा भाग होता है वो दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। तो जीवा जो है एक ही वृत्तखंड में परिधि पर बने सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। किसी एक ही जीवा से एक ही वृत्तखंड में परिधि पर बने प्रत्येक कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरह से दूसरी भी बात कर लें। जैसे आपके पास यही वृत्तखंड है, अब हम लोग यहाँ से कोई देखिए इस तरह से खींच रहे हैं, ये चाहे जितनी खींच लें, माना ये x है, y है, z है, किसी भी तरफ हो, लेकिन याद रखें सेम साइड होना चाहिए। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो बने हैं ये लघु वृत्तखंड की तरफ बने हैं। ठीक है, तो आपके पास कोण x = कोण y = कोण z है ना। आपके पास एंगल x = एंगल y = एंगल z। याद रखें सेम साइड ही बनने चाहिए, सेम साइड ही बनने चाहिए। तो होप सो आपने बात समझ ली होगी कि किसी समान जीवा से समान तरफ या एक ही तरफ परिधि पर अंतरित कोण आपस में बराबर होते हैं। आइए नेक्स्ट ज्योमेट्री देखें। नेक्स्ट ज्योमेट्री हमारी जो है इसी से रिलेटेड है। देखिए ये हमारे पास क्या है, कोई एक जीवा है जो अभी मैंने डिस्कस किया उसी से रिलेटेड। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि हमने कहा था ये आपके पास क्या है, लघु वृत्तखंड। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। तो आपके पास दीर्घ वृत्तखंड में एक समान जीवा से जो बनने वाले कोण थे, अभी हमने कहा वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये आपस में क्या होंगे, बराबर तो होंगे। माना अल्फा बीटा गामा है, एंगल अल्फा = एंगल बीटा = एंगल गामा होगा। लेकिन और इसके साथ आपके एक प्रॉपर्टी जुड़ जाती है कि ये सारे कोण जो होंगे न्यून कोण होंगे। न्यून कोण मीन्स दैट लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री न्यून कोण होंगे। इसका कहने का मतलब है कि 90 अंश से छोटे होंगे। ठीक है, कहां पर, दीर्घ वृत्तखंड में बने परिधि पर बने कोण सदैव आपके न्यून कोण होंगे, और
आपस में चाहे जितने कोण आप बना दीजिए वो इक्वल होंगे। ठीक यही बात हमें करनी है लघु वृत्तखंड की तरफ। अगर हम लोग बात कर लें, देखिए अब हमारे पास ये लघु वृत्तखंड है, ये क्या है, लघु है, लघु वृत्तखंड। ठीक है, अब यहां पर बात करें तो लघु वृत्तखंड में सेम जीवा से अभी हमने बताया था परिधि पर बने कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। माना ये x है, y है, ये z है, एंगल x इक्वल टू एंगल y इक्वल टू एंगल z और इक्वल टू ये आपके क्या होंगे, आपके अधिक कोण होंगे, मीन्स 90 से बड़े और 180 डिग्री से छोटे। फिर से समझ लीजिए, ये जो आपके होंगे दीर्घ वृत्तखंड में बने कोण, ये सदैव आपके न्यून कोण होंगे, मीन्स दैट लेस देन 90 डिग्री होगा। ठीक है, लेकिन आपके पास लघु वृत्तखंड में सेम जीवा ए बी से बना आपके परिधि पर बना कोण जो है एंगल y एंड एंगल z, ये आपके आपस में बराबर होंगे, इसे प्रीवियस वाली थ्योरम से। और फिर ये क्या होंगे, अधिक कोण होंगे, मीन्स दैट 90 से अधिक और 180 से छोटे। इसी में एक और आइए प्रॉपर्टी देख लें। आप देखिए कि आपके पास क्या है, लघु वृत्तखंड है और ये क्या है, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो अब इसी जीवा से दूसरी तरफ अंतरित कोण, ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड की तरफ परिधि पर अंतरित कोण, मान लीजिए आपके पास ये थीटा है और ये आपके पास क्या है, फाई है। ठीक है, ये देखिए दीर्घ वृत्तखंड है की तरफ परिधि पर अंतरित कोण थीटा है और लघु वृत्तखंड की जीवा देखिए समान है, आपके पास जीवा ए बी कॉमन जीवा ही है। ठीक है, से लघु वृत्तखंड की तरफ परिधि पर अंतरित कोण आपके पास क्या है, फाई है। तो इनका जो योग होगा एंगल थीटा प्लस एंगल फाई इक्वल टू ऑलवेज क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की हुई थी चक्रीय चतुर्भुज की। तो आप देखें ये चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। चक्रीय चतुर्भुज की आपकी जो प्रॉपर्टी थी क्या कहती थी कि चतुर्भुज के चारों शीर्ष देखिए वर्टेक्स आपके क्या होने चाहिए, परिधि पर होने चाहिए। ठीक है, देखिए वर्टेक्स आपके क्या है, परिधि पर है। थोड़ी देर के लिए इस जीवा को अगर हम ढक दें आपको चक्रीय चतुर्भुज दिखाई दे रहा होगा, ए बी सी डी। ठीक है, ए सी बी डी ये चक्रीय चतुर्भुज दिखाई दे रहा है। तो वहां पर हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई थी कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग सदैव 180 होता है। ठीक वही प्रॉपर्टी यहाँ पर लग रही है कि सेम जीवा से परिधि पे लघु वृत्तखंड की तरफ परिधि पर अंतरित कोण और दीर्घ वृत्तखंड की तरफ परिधि पर अंतरित कोणों के योग सदैव 180 होते हैं। होप सो आपने इस प्रॉपर्टी को भी समझ लिया होगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। यही किसी भी त्रिभुज में अगर देखिए वृत्त में अगर हमारे पास कोई एक ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती थी उसको हम लोग क्या कहते थे, व्यास। ये जीवा भी है और व्यास भी है। ठीक है, एक ऐसी जीवा जो हमारी केंद्र बिंदु से होकर गुजरे तो वो क्या कहलाती है, व्यास भी कहलाती है, जीवा भी कहलाती है। तो इस जीवा या व्यास द्वारा या अर्धवृत्त भी कह दें। अब ये व्यास जो है, व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो जिसमें एक भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या हो गया, अर्धवृत्त, हाफ सर्किल। होप सो बात समझ रहे होंगे, अर्धवृत्त। ठीक है, अब अर्धवृत्त में यानी या व्यास से कहें ऐसी जीवा जो व्यास से होकर गुजरे या व्यास से या अर्धवृत्त से परिधि पर अंतरित कोण सदैव बराबर तो होते ही हैं, ये पहली प्रॉपर्टी से हो गया। सदैव क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ये क्या होंगे आपके 90 डिग्री होंगे।
दोनों तरफ की बात कर लीजिए, चाहे देखिए हाफ ऑफ सर्किल है, बराबर बराबर है। अब यहाँ पर दो वृत्तखंड आपके हुए हैं लेकिन दोनों बराबर हैं, इसलिए हम इन्हें लघु और दीर्घ नहीं कहेंगे, दोनों हमारे क्या हो गए, अर्धवृत्त हो गए। तो दोनों तरफ, ये दोनों तरफ के लिए प्रॉपर्टी फुलफिल करता है। इधर भी क्या होगा, 90 होगा, ठीक है। चाहे इधर अंतरित करिए आप, मतलब आपके व्यास से या अर्धवृत्त से, ठीक है, से जीवा पर अंतरित कोण, अर्धवृत्त या व्यास कहें, से परिधि पर अंतरित कोण सदैव 90 अंश का होता है, ठीक है। ये आप किसी भी साइड बनाएं, ये भी 90 होगा, और चाहे जितनी कोण बनाएं ये सभी आपके क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। होप सो बात समझ गए होंगे। आइए एक बार फिर से सुन लें। व्यास से या फिर अर्धवृत्त से परिधि पर अंतरित कोण सदैव बराबर और 90 डिग्री होते हैं, सदैव बराबर और 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इनका नाम हम अल्फा, बीटा और गामा दे दें, तो एंगल अल्फा इक्वल टू एंगल बीटा इक्वल टू एंगल गामा इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री, ठीक है। अगर यहाँ पर हम x और y ले लें तो एंगल x इक्वल टू एंगल y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, 90 डिग्री। आप इस बीच चाहे जितने कोण अंतरित कर लीजिए, बना लीजिए, सारे के सारे आपके 90 होंगे। याद रखें सिर्फ वो परिधि पर बनने चाहिए और ये जो जीवा है आपकी ये व्यास होनी चाहिए, ये शर्त है। तो अर्धवृत्त से परिधि पर अंतरित कोण सदैव 90 डिग्री के होते हैं और चाहे जितने कोण आप बनाइए वो सब आपस में बराबर होते हैं। होप सो ये ज्योमेट्री भी आपने बेहतर ढंग से सीख ली होगी। ये देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स यानी चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। ये हमारे पास एक कोई चक्रीय चतुर्भुज ए, बी, सी और डी है। इससे रिलेटेड आइए प्रॉपर्टी को देख लें। ये हमारे पास क्या है, सेंटर पॉइंट ओ है। तो हमने कहा था सबसे पहले चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष आपके कहाँ हो, वृत्त की परिधि पर हो, वो आपके क्या कहलाते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज में जो आपकी बेसिक प्रॉपर्टी होती है यहाँ से रिलेटेड आइए एक बार डिस्कस कर लें। तो आमने सामने के कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। पहली प्रॉपर्टी हमारी कह रही है कि आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है, मीन्स एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू आल्सो 180 डिग्री। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स मीन्स चक्रीय चतुर्भुज में सभी कोणों के अंतः कोणों का योग क्या होता है, 360। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें। कोई साइड एक हम लोग बढ़ा दें, ठीक है, कोई एक साइड बढ़ा दें। माना एंगल हमारे पास क्या है, ये d इक्वल टू थीटा है और ये हमारा क्या होगा, 22 कोण होगा। तो ये है एंगल d इक्वल टू एंगल आपके पास, अगर d ना लिखें ऐसे लिख दें, सी डी ए इक्वल टू आपके पास एंगल हो जाएगा सी बी, माना इसको ई तक बढ़ाए हैं, एंगल सी बी ई। तो ये 22 कोण होता है। तो किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में किसी भी एक साइड को अगर आप बनाएंगे तो इसका 22 कोण ये है, इसको अगर इधर बढ़ाएंगे तो इसका 22 कोण आपके पास ये हो जाएगा। माना ये अल्फा है और आप इसको इस तरह से बढ़ाएंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 22 कोण, और इस तरह से आप बढ़ाएंगे तो इसका आपका 22 कोण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके सम्मुख अंतः कोण के बराबर होता है। जो ये 22 कोण होगा इसके सम्मुख मतलब सम, ये सामने के मुख पर जो बना अंतः कोण है उसके बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर गामा आपके पास किसके होगा, एंगल सी के, और अल्फा आपके पास देखिए इसके सम्मुख, यहाँ पर देखें अल्फा आपके पास किसके सम्मुख है, एंगल बी के, ठीक है। और डी के साथ बात करें तो इसके सम्मुख, इसके सम्मुख आपके पास ये है बीटा, एंगल
बीटा इक्वल टू एंगल बी, एंगल गामा इक्वल टू एंगल सी, एंड आपके पास ये हो गया, ये हो गया, ये एंगल सी या अल्फा नहीं लिखा है, एंगल अल्फा देखिए सम्मुख कोण इस तरह से, तो थीटा इक्वल टू ये थीटा हो जाएगा, और यहां पर आपके पास बात करें बी इक्वल टू किसके होगा, बीटा के, एंगल बी इक्वल टू एंगल बीटा के हो जाएगा। ठीक है, एंगल ए इक्वल टू बात करेंगे, इसका बहिष्कोण अल्फा है, और एंगल सी इक्वल टू अगर बात करेंगे इसका बहिष्कोण गामा है। होप सो बात समझेंगे। इसको भी आइए इसे अगर टर्म में लिखें, एंगल डी इक्वल टू एंगल थीटा हो जाएगा। देखिए हमने इसका नाम थीटा दिया हुआ। होप सो बात समझ गए होंगे कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में किसी भी एक साइड को बढ़ाएंगे तो ये इसका बहिष्कोण कहलाएगा। ठीक है, ये बहिष्कोण हो जाएगा इसके चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख अंतःकोण के बराबर होता है। होप सो आपने ये भी वाली प्रॉपर्टी सीख ली होगी। देखिए नेक्स्ट एक हमारी प्रॉपर्टी है कि अगर दो आपके वृत्त कुछ दूरी पर हों और उनके जो त्रिज्याएं हैं R1 और R2, सेंटर आपके पास O1 और O2 है, और एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं जो कि उभयनिष्ठ है। ठीक है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, तो आप इस उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई जो होगी, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ये होगा अंडर रूट के अंदर। ठीक है, अंडर रूट के अंदर आपके पास माना ये केंद्रों के बीच की दूरी डी है, तो अभी ऐसे लिख दे रहे हैं, केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग करना है, माइनस आपके पास हो जाएगा त्रिज्याओं के अंतर, त्रिज्याओं के अंतर का वर्ग, अंतर यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में करें, देखिए इसको हमने के बीच की दूरी को डी ले लिया है, तो अंडर रूट के अंदर क्या लिखेंगे, देखिए अंडर रूट के अंदर हम लोग लिखेंगे ये दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी को डी मान लिया है, और रेडियस R1 एंड R2 अगर मान लिया है, तो देखें क्या हो जाएगा, डी का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2। ठीक है, चाहे R2 माइनस R1 अंतर है, जो बड़ा होगा तो बड़े में से छोटे रेडियस को घटाने का। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ आप देखिए PQ की लेंथ, PQ इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा ये। ठीक है, आइए इसी से रिलेटेड एक और फॉर्मूला ले लें हम लोग। अगर ये दूरी, ये आपके पास स्पर्श रेखाएं इस तरह से थी, ठीक है, ये तो इनका फॉर्मूला होगा, अगर हमारी स्पर्श रेखाएं देखिए कुछ इस तरह से हो, ये क्रॉस में, ठीक है, तो ये इस तरह से अगर आपके पास स्पर्श रेखा हो, ये ठीक है, तिर्यक हो, इस वाले स्पर्श रेखा के लिए क्या फॉर्मूला होगा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की तिर्यक लंबाई। ये तिर्यक है ना, तिर्यक स्पर्श रेखा है, तो यहां लिख दे रहे हैं उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई। तिर्यक मतलब तिरछी जो है, ठीक है, ये वाली तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई, जो फॉर्मूला बनेगा, देखिए केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग, यहाँ पर माइनस त्रिज्याओं का अंतर दिखा है, तो त्रिज्याओं की योग का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हम शॉर्ट फॉर्म में ही लिख दे रहे हैं, डी का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आपके पास डिफरेंस कितना है, अगर सीधी ये वाली लंबाई हम लोग को लेनी है, ये वाली, तो रेडियस में अंतर का वर्ग करेंगे, और आपको तिर्यक वाली लेनी है, ठीक है, तिरछी वाली, तो इनके योग का
मतलब उनके त्रिज्याओं के योग का वर्ग करेंगे। तो लंबाई तिर्यक उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई जो आपकी हो जाएगी अंडर रूट के अंदर डी का स्क्वायर, डी आपके पास यही है, ठीक है, ये डिस्टेंस, ठीक है, माइनस R1 प्लस R2 मतलब त्रिज्याओं के योग के वर्ग के करना है यहाँ पर। तो होप सो ये बात समझ गए होंगे। तो इस तरह से हमारा जो ज्योमेट्री का सेगमेंट था जिसमें आपको पूरी थ्योरी थी, मतलब थ्योरी थी, तो ज्योमेट्री का थ्योरेटिकल सेगमेंट यहाँ पर हमारा टोटली कवर होता है, मीन्स लगभग कवर हो जाता है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में इन सब ज्योमेट्री का यूज कर करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ से बहुत ज़्यादा आपके हर कंपटीशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई वनडे एग्जाम्स हो, चाहे कोई एकेडमिक रिटन एग्जाम हो, जहाँ पर ये सिलेबस में आपके रखा गया है। तो यहाँ से बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस को करने से पहले जो हम लोग आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्योमेट्री के सारे पार्ट को आप प्लीज देख लें, वरना आप क्वेश्चंस को टैकल नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चंस नहीं समझ पाएंगे। रीजन ये है कि सारी ज्योमेट्री हमारे पास एक साथ यूज होती है, चाहे वो सर्कल में ही हो। देखिए सर्कल में ही हम लोग चतुर्भुज पढ़ लिए, मतलब चक्रीय चतुर्भुज की बात कर लिया, ठीक इसी तरह से त्रिभुज की भी बात करेंगे। तो उनसे रिलेटेड इकट्ठे ज्योमेट्री हमारे पास अगर हमने नहीं सीखी है तो हम अपने क्वेश्चंस को टैकल नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्योमेट्री के सारे वीडियो को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जितने भी पार्ट्स आपके हैं उन सभी को 1 बाय 1 सीरियल से देखें, वरना ज्योमेट्री थोड़ी सी आपको कम समझ आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ज्योमेट्री के साथ, मीन्स ज्योमेट्री के क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।